हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संकुलन क्षमता के बारे में। दोस्तों, संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी होती है वो हम 3 एकक कोष्ठिका का निकालेंगे, यानी कि परसेंटेज में निकलती है। पहले हम निकालेंगे एफसीसी का संकुलन क्षमता, सेकंड हम निकालेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता और थर्ड निकालेंगे एससीसी की संकुलन क्षमता। तो दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाला है और ये टॉपिक जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें डेरिवेशन और कैलकुलेशन वगैरह चीज़ें आती है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले लेक्चर जो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि एफसीसी होता है, ठीक है, एक होता है बीसीसी और लास्ट हो जाएगा सीसीसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब होता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, बीसीसी का मतलब होता है दोस्तों अंतः या काय भी बोल सकते हैं इसको, काय या फिर अंतः केंद्रित घनीय। और एससीसी का मतलब होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर समझना ध्यान से, ये चीज मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये तीन होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है, संकुलन क्षमता तीनों की निकालनी है। अब एक्चुअल में आपको मैं बता देता हूं कि एफसीसी, बीसीसी और एससीसी जो होता है उनमें हम लोगों ने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की थी, जिसमें हम लोगों ने एफसीसी में निकाली थी कितनी, 4। ठीक है, और बीसीसी में हम लोगों ने निकाली थी 2 और एससीसी में हम लोगों ने निकाली थी 1। यहां तक क्लियर है? वापस से, एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक, ये आपको याद रखना, अभी ये काम आएगा। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होते, इसमें अवयवी कणों की संख्या टोटल हम लोगों ने निकाली थी कितनी, 4। ठीक है, सेकंड है बीसीसी, इसमें हम लोगों ने निकाली थी 2 और एससीसी होता है इसमें निकाली थी 1। तो इनके बारे में अगर डिटेल से देखना है ये कैसे निकला है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा पिछली क्लास का। ठीक है, मतलब पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। बात ये ध्यान रखना, अभी पूछूंगा आप लोगों को। ठीक है, 4 2 1। अब दोस्तों आपके सामने हम संकुलन क्षमता की लैंग्वेज लिखी हुई है और यहाँ पर मैं डायग्राम लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस डायग्राम को, 3 डायग्राम। तो दोस्तों पहली जो है उसमें केवल अवयवी कण को बिंदु से दर्शाया गया है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अवयवी कण को 3D डायग्राम में दर्शाया गया है, मतलब वो कैसे उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं वो। और लास्ट में आपको दिख रहा है जिसमें उस एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण का कितना हिस्सा है वो दर्शाया गया है। वापस से, पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमने अवयवी कण को केवल बिंदु से दर्शाया गया है। सेकंड होता है उसमें 3D डायग्राम है, मतलब कैसे अवयवी कण होते हैं, उपस्थित होते हैं वो। और उस पहली जो बिंदु वाली होती है उसमें कितने अवयवी कण का हिस्सा होगा वो दर्शाया गया लास्ट में। मतलब कि हम बात करते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं उनका कितना भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज़ को बनाता हूँ एक बार समझने के लिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एकक कोष्ठिका का काम में लेते हैं ऐसे। अब इसमें प्रत्येक बिंदु पर तो क्या होंगे, अवयवी कण होंगे इसे। अब इसमें कितना हिस्सा है वो मैं लास्ट में आपको बताया, वो चित्र है। ये पूरा एकक कोष्ठिका का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन का मतलब होता है, हम इसको मान लेते हैं 100। ठीक है, 100% मान लेते हैं आयतन। आया समझ में? ये है टोटल आयतन, कुल आयतन। अब इस टोटल आयतन में एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो कितना हिस्सा या कितना आयतन ग्रहण कर लेते हैं। वापस से, बहुत सरल है। अवयवी कण होता है वो टोटल आयतन में से कितना एकक कोष्ठिका में स्थान घेरते हैं, उस स्थान घेरने वाले अवयवी कणों को हम लोग किससे दर्शाएंगे, संकुलन क्षमता के द्वारा। यह संकुलन क्षमता कहलाती है। तो लास्ट वाला में आप देखो वापस से, उसमें हिस्सा कुछ घेरा गया है और कुछ हिस्सा होता है वो खाली बचा हुआ है।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100% आयतन है एकक कोष्टिका का, उस एकक कोष्टिका 100% आयतन में कुछ भाग होता है वो घेर लेते और कुछ भाग नहीं घेरते। अब अलग अलग एकक कोष्टिका का अलग अलग अवयवी कण होता है, हिस्सा घेरेंगे तो इसके हिसाब से कितना हिस्सा घेरा गया है और कितना हिस्सा खाली रह गया है वो हम किससे प्रूव कर सकते हैं, संकुलन क्षमता से। तो जितना भाग घेरा गया है उनका परसेंटेज वो कहलाता है संकुलन क्षमता, और जो बाकी 100% में से माइनस कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा रिक्तिकाओं का स्थान या रिक्तिकाओं का आयतन। रिक्तिका मतलब खाली जगह। ठीक है, आया समझ में बात। तो हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से संकुलन क्षमता की। किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में, ये एक कोष्टिका हालांकि क्रिस्टल जालक में नहीं है, ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन, मतलब अभी जो बताया वो 100% आयतन, ठीक है, उसका जितना भाग वो घेरते हैं, कौन, उपस्थित कण होते हो, जो कण होते हैं वो पूरा टोटल आयतन में से कितना भाग या जितना भाग वो घेरते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। बाकी इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका सूत्र दोस्तों परसेंटेज में दर्शाएंगे हम लोग, ठीक है, प्रतिशत में। प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर ऊपर आ जाएगा क्रिस्टल जालक में कणों या गोलों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सूत्र होता है संकुलन क्षमता का, बस आपको इसको ध्यान में रखना है। वापस से देख लो एक बार। पहले हम कितने कण हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था एफसीसी में 4 होते हैं, ठीक है, अवयवी कणों की संख्या, और बीसीसी में 2 होते हैं और एससीसी में 1 होता है। तो वो हम ऊपर जो मान निकालेंगे उनका वो आ जाएगा ऊपर, और फिर जितना मान होगा, जैसे कि हम घनीय ले रहे हैं तो उसमें जितना भी आयतन होगा वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, संकुलन क्षमता। अब ऐसा तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, चलो अपन करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफसीसी का, ठीक है। इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका का। इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसमें अवयवी जो कण होते हैं या कण जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, वो कोनों के साथ साथ में घन होता है, उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। और फलक होता है वो कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं घन में, और साथ में कोने पर भी स्थित होते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक फलक की बात करेंगे तो अपने आप दूसरे निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अवयवी कणों की संख्या निकाल ली थी फलक में, एफसीसी में 4, ठीक है, तो उससे निकल जाएंगे सारा। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर उस ऊपर वाले फलक की बात कर लेते हैं। तो ये जो फलक होता है उसके केंद्र में यहाँ पर है, मान लीजिए अवयवी कण, ठीक है, ये कण है। तो ये एक्चुअल में कैसे उपस्थित होता है, तो एक्चुअल में ऐसे उपस्थित होता है, बड़ा सा, ठीक है, जो कि आपको मैंने अभी 3D डायग्राम नहीं बताया था वैसे, ओके। तो ऐसे उपस्थित होता है। तो यहाँ से एक चीज़ बन जाती है, ये यहाँ से ये, तो एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका हम नाम दे देते हैं बी, और इसका हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। इसको अपन अलग से बनाते हैं, देखो ध्यान से। इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये दोस्तों हम मान लेते हैं ये है बी और ये है सी, ठीक है, ए बी सी। इसमें ए सी के मध्य क्या है, 3 गोले, एक गोला ऐसे होगा, एक गोला ऐसे, एक गोला ऐसे, ठीक है। थोड़े छोटे मोटे बने तो समझ लेना, तीनों सेम है। ये बिंदु होगा ए, ये सी हो गया। अब आपको पता तो होगा
कि यहाँ पर गोला होता है, उसकी त्रिज्या हम लोग क्या मानते हैं, एक वृत्त होता है, गोला होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर। तो यहाँ पर तो पूरा व्यास है, इसका मतलब एक त्रिज्या आर, दूसरी त्रिज्या आर, तो पूरा व्यास हो गया। इसमें तो केवल त्रिज्या ही आएगी एक, तो एक आर आ जाएगा, इसमें भी केवल त्रिज्या आ जाएगी, तो एक आर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एसी के मध्य कितनी त्रिज्या हो जाएगी, आर 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 आर, कितने आर है, 4 आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आर टोटल इसका मान। ठीक है, ओके। अब हम शुरुआत करते हैं संकुलन क्षमता ज्ञात करना। इसको हमने इधर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, एक कोष्टिका में से अलग से बनाया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेंगे परमाणुओं की त्रिज्या, यानी कि गोलों की त्रिज्या। मेरे साथ साथ में आप लिखते रहो तो अच्छी बात है। परमाणु की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं आर, यानी कि आर, ये आर लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज, एकक कोष्टिका में कोरों की लंबाई, कोरों मतलब किनारों की लंबाई, ये जो होती किनारे उनकी लंबाई, ठीक है, ये किनारे होते हैं इनकी लंबाई। दोस्तों किनारों की लंबाई हो जाएगी, हम मान लेते हैं ए, ठीक है, जो भी किनारा है, मान लीजिए ए और बी है, उसके मध्य कितना हो जाएगा ए, और बी और सी के मध्य कितना हो जाएगा ए, ठीक है। ये भी ए होगा, परंतु इससे 4 आर से दर्शाया गया है, तो अलग सी बात है। ठीक है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं कि एफसीसी जो होता है वो कितने गोलों से मिलकर बनी होती है। तो चूंकि थोड़ा सा अच्छा लिखे ताकि आप समझ सको, ठीक है, क्योंकि एफसीसी 4 गोलों से बनती है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आ गए, 4 गोले भी मैंने जस्ट बताया था स्टार्टिंग में, वो कण अवयवी कणों की संख्या। अतः 4 गोलों का आयतन, दोस्तों आपको पता होगा गोले का आयतन क्या होता है। एक गोले का आयतन क्या होता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है एक गोले का आयतन। यहाँ पर कितने गोले हैं, 4, तो इंटू हम क्या करेंगे आगे 4। क्लियर है, इसको आगे पुटअप करते हैं। 4 4 16/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये मान आपको ध्यान रखना है, काम में आएगा आगे। आगे समझते हैं। इधर से आगे करते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इस त्रिभुज को, ठीक है, इधर से करता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आधार स्क्वायर, ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, मान को रखेंगे हम लोग। देखो ए सी स्क्वायर को रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं, एक तो 4r भी है और साथ में ए इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको, इसलिए इसको रहने देते हैं। बात रही ए बी का मान क्या है, ए, ये ए लिखा है, ठीक है, पूरा ए क्या है, ए बी का मान। तो ए सी स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने देते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी कितना है हमारे पास में, ए का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी ए स्क्वायर कर देते हैं। आगे करते हैं, ए स्क्वायर 1 और ए स्क्वायर 2, तो कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर रूट लगाएंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे ए, और ये 2 हो जाएगा, उस पर रूट लग जाएगा, ठीक है, आया समझ में। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि
इसमें आप देखोगे तो AC जो होता है उसका मान 4RB है और AC का मान A√2B है। दो बातें वापस से, AC का मान 4RB हो रहा है क्योंकि गोले की त्रिज्या को टोटल करेंगे तो, और दूसरी बात AC का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है A√2। ठीक है, दो बातें हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि AC बराबर 4R है तो आगे क्या होगा, AC बराबर AC, इसका मतलब 4R होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। यदि AC बराबर हमारे पास 4R है तो ये 4R, ये AC बराबर AC है तो हम ये भी कर सकते हैं कि 4R होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 4R बराबर A√2। यहाँ से A को अकेला करेंगे तो आगे A बराबर √2 नीचे चला जाएगा 4R बटे √2। ओके, क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हो दोस्तों। मैं इसको समीकरण 1 को हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर समझो, हम लोग क्या करते हैं, घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन, क्लियर है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा क्यूब। समझ रहे हो बात को। घन का आयतन A³ इसको कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में एकक कोष्टिका है वो किसकी तरह दिखाई दे रही, घन की तरह। ठीक है, घन होता है चौका डब्बा, वो घन होता है, उसका आयतन, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब A³। तो हमारे पास में A का मान क्या है 4R बटे √2, तो 4R बटे √2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि A का मान है। तो इसको आगे करते हैं 4R बटे √2, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। क्यूब मतलब 3। ठीक है, इसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा 64। R का हो जाएगा क्यूब बटे, इसका हो जाएगा दोस्तों, ऐसा होता है देखो, √2 इंटू √2 इंटू √2, जिसमें ये तो हो जाएगा 2, √2 2 हो जाता है और ये एक रह जाएगा। ठीक है, तो आगे हो जाएगा यहाँ पर 2√2। ठीक है, ऐसे कैसे हमने 4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया है। अब कोई बोलेगा ये कितनी बार 64 कैसे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 16 और 16 फिर 4 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 64। आया समझ में बात। अब दोस्तों यहाँ पर ये निकाला है हम लोगों ने घन का आयतन, यानी कि इस पूरे एकक कोष्टिका का आयतन, जो कि हमारे पास में कौन सी एकक कोष्टिका थी, FCC। तो FCC का टोटल आयतन निकला इतना, और इस FCC के अंदर गोलों का आयतन या कणों का आयतन, गोलों का आयतन या कणों का आयतन हम लोगों ने कहाँ निकाला है, ये रहा 4 गोलों का आयतन। आया समझे। अब ये आ जाएगा इसकी जगह पर और ये आ जाएगा इसकी जगह पर, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, संकुलन क्षमता। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। ओके, देखो ध्यान से, प्रतिशत संकुलन क्षमता अतः बराबर, ऊपर है क्रिस्टल जालक में कणों या गोलों का आयतन, कौन सा मान है, ये रहा 16/3 πr³। ठीक है, 16/3 πr³। इसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग, बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना है 64r³ बटे 2√2 इंटू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इंटू 100। अब दोस्तों इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, इसके बाद में हम काटा चाटी करते हैं। देखो ध्यान से, आगे कर रहा हूँ 16 πr³ बटे 3 है, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझो, थोड़ा सा इसको नीचे लिखना चाहिए था, हालांकि समझ लेना। ठीक है, 3, अब 3 होता है इसके गुणे में चला जाएगा 64r³। ठीक है, इसके गुणे में चला जाएगा 64r³, और ये 2√2 होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा इधर। ठीक है, सबसे ऊपर
इंटू 2√2 इंटू कितना आ जाएगा 100। आ रही है बात समझ में? ये ऊपर है, हमने इसको बाद में किया। अब इसमें जो कट सकता है उसको काट लो। देखो यहाँ से एक तो r³ से r³ कट जाएगा, बाकी 16 से 64 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। और इसके अलावा ये 2 होता है, वो 4 से कट जाएगा 2। तो जो बाकी बचा इसको हम लिख लेते हैं। देखो बाकी कौन कौन बचता है, इसको इधर कर देते हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से तो बचा है पाई, इधर से और कौन बचा है? √2 बटे, इधर से बचा है भाई साहब 3 और 2, कितना हो जाएंगे? 6, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। ओके, कौन कौन बचे हैं? पाई, √2 बचा है, इसके बाद 100, और नीचे है 3 और इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। अब इसको हम मान रखते हैं, पाई का मान कितना होता है? 3.14। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 3.14 √2 बटे 6 इंटू 100 कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने जितना सरल हो सकता था उतना मैंने सरल किया है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि डायरेक्ट मान लिख दिया है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सरल किया है। उसके बाद में इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इस मान को, तो इसके दौरान यहाँ पर मान आएगा 74%। 74% आ जाएगा हमारे पास में टोटल मान। आया समझे? वापस से देखो ध्यान से। हम लोगों ने सबसे पहले बात की संकुलन क्षमता की, उसके बाद में हम लोगों ने इस एकक कोष्ठिका एफसीसी को बना के देखा है, जिसमें एक फलक के केंद्र में स्थित होता है अवयवी कण, और 2 कोने पर ये कोने वाले दर्शाए गए हैं। इसमें एक हमने त्रिभुज बनाया, एक फलक को लिया हम लोगों ने, त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज को अलग से निकाल के देखा है। इसमें त्रिभुज के अंदर जो कोने वाले होते हैं या गोले जो होते हैं उनकी त्रिज्या है r, और जिसमें किनारे जितने भी हैं एकक कोष्ठिका के, उन सभी किनारों की जो हम भुजा मानते हैं या लंबाई मानते हैं किनारों की, वो a मानते हैं। और चूंकि एफसीसी के 4 गोले होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, अभी आपको फर्स्ट टाइम बताया भी था। तो 4 गोले बनते हैं, तो 4 गोले से बनती है, तो 4 गोले का आयतन हम लिखेंगे। एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और 4 गोले का कितना हो जाएगा? 16/3 πr³। ये तो हो जाएगा ये वाला क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों या फिर गोलों का आयतन। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, और लास्ट हमने एससी का मान निकाला है। एससी का क्या मान निकला? a√2। अब दोस्तों a√2 होता है वो एससी का मान है। और दूसरी बात, अगर गोले की त्रिज्या को जोड़ेंगे तो मान आएगा 4r। इसका मतलब ये हुआ कि एससी जो होता है ना, उसका जो मान होता है वो 4r भी हो सकता है, और हमने जो निकाला है वो भी हो सकता है। तो हम इसको बराबर कर देंगे, यानी कि 4r होगा वो a√2 के बराबर होगा। यहाँ पर a को अकेला करेंगे तो √2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 4r बटे √2। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका घन होता है उसका हम टोटल आयतन निकालेंगे। तो घन का कुल आयतन या घन का आयतन होगा a³ हो जाएगा। a³ का मान, a का मान कितना होगा? 4r बटे √2, इसका टोटल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64r³ बटे 2√2। क्लियर है? अब हम निकालेंगे प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? तो 16/3 πr³। ये किसका मान है? ये है क्रिस्टल जालक में गोलों या कणों का आयतन, जो कि ये वाला। और नीचे आ जाएगा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, जो कि हमने निकाला है ये 64r³ बटे 2√2। इसको हमने रखा है, फिर एडजस्ट किया है, जो कट रहा था उसको काट दिया है, और फाइनल ये आता है। अब इसमें पाई का मान हम रख देंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा कितना? 74% आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात खास ये हुई कि जो एफसीसी होता है उसमें जो गोले होते हैं, उस एकक कोशिका में टोटल जो आयतन दे रखा था 100%, उसमें से वो कितना प्रतिशत आयतन को घेरते हैं? केवल 74 आयतन घेर पाते कण होते हैं, गोले होते वो। तो बाकी बचा कितना? समझो इसको।
यहाँ पर इसको मैं इधर कर रहा हूँ, 100% हमारे पास में आयतन मान लेते हैं टोटल, और उसमें से एफसीसी के गोले होते हैं वो कितना घेरते हैं, केवल 74। तो उसको माइनस कर दो इसमें से, तो कितना निकल के आ जाएगा, 26%। तो 26% होता है वो टोटल आयतन में से रिक्त रह जाता है, खाली रह जाता है। ओके, आया समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम नेक्स्ट देखते टॉपिक। हाँ दोस्तों, अब हम सेकंड देखते हैं, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, यानी कि बीसीसी के संकुलन क्षमता निकालते हैं। ध्यान से समझना, ये मैंने लिख दिया है छोटा सा, संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र। ठीक है, देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अंतः केंद्रित का मतलब होता है दोस्तों, इसमें जो आपका एकक कोशिका होती है उसके कोने के अलावा एक जो आपका अवयवी कण होगा या कण होगा, गोला होगा, वो केंद्र में होगा। किसमें होगा? केंद्र में। ये है मान लीजिए केंद्र, तो इस केंद्र में हमारे पास में क्या है, गोला ऐसे। ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा या फिर हम कह सकते हैं बन सकता टेढ़ा मेढ़ा, तो समझ लेना। इसका नाम हम रख देते हैं दोस्तों ए, ठीक है, इसका नाम बी रख देते, इसका नाम सी रख देते, और इसका नाम डी रख देते। क्लियर बात है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा डैश डैश से हम मिला देते हैं। पहले इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर दो बात आएगी। पहले त्रिभुज आपको मानना पड़ेगा ए बी सी, और सेकंड फिर हम निकालेंगे ए बी सी के बाद में ए सी डी त्रिभुज, ये वाला छोटा सा। तो चलिए, यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, मैं इसको बना देता हूँ अलग अलग से। पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, जिसमें से हमको ए बी सी का मान निकालना है, ज्ञात करना है, ये चीज़ ज्ञात करनी है। और ये हम मान लेते हैं ए, जैसे कि आगे माना था वैसे, और ये मान लेते हैं ए। इसके बाद में हमको नेक्स्ट निकालना होगा ए डी सी का, सॉरी ए सी डी का, ए डी सी सही है, ओके, उल्टा बोलो सीधा बोलो। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, ए सी डी, जिसमें ए डी के मध्य 3 गोले हैं। एक गोला ये रहा, थोड़ा बड़ा हो गया भाई, ज़्यादा बड़ा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ये तो है ए, इसमें वैसा पहले किया था वैसा वैसा, इसमें ये जो होगा ये टोटल कितना हो जाएगा 4R, क्योंकि आप लोगों को पता है ये आ जाएगा R, ये हो जाएगा R और R, और ये R, ये हो जाएगा A। और AC कैसे निकालोगे? तो AC यहाँ से आएगा, जो भी आएगा वो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 क्यों किए? क्योंकि 2 यहाँ पर इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो 3D डायग्राम होता है उसके बीच में जो बन रहा है ना घन, बीच में हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका गोला होता है बीच में होता है, एकक कोशिका के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो उसको किनारे से हम नहीं तोल सकते, मतलब किनारे से हम नहीं निकाल सकते। तो बीच में निकालने के लिए पहले हमको ये किनारा वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर बीच में आएगा। क्लियर है? ओके, शुरुआत करते हैं। पहली बात वही आएगी, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी R। क्लियर है? दूसरी चीज आ जाएगी एकक कोशिका में कोरों की लंबाई, यानी किनारों की लंबाई A मानी है सब में, A हो जाएगा। क्योंकि ये है BCC, तो BCC कितने गोले से मिलकर बना होता है? 2 गोले से। अब यहाँ पर आप मत समझना 3 गोले लिखे, नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर अवयवी कणों की संख्या निकाली थी, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, मान लिया आपने 4 2 1 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि BCC होता है उसमें 2 गोले से बनती है, अतः
क्या आ जाएगा, 2 गोलों का आयतन। एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और 2 गोले के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दो आगे। ठीक है, इसको आगे पुटअप करते हैं। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8, और नीचे 3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। ये दोस्तों आता है क्रिस्टल जालक में गोलों का आयतन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज इसकी बात करें, इसमें AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB कितना है, A, BC कितना है, A, दोनों का स्क्वायर। A स्क्वायर और A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब इसको आगे पुटअप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर A स्क्वायर होगा, वो आगे मान ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे या त्रिभुज ACD में, इसमें भी सेम कंडीशन आ जाएगी, कर्ण स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर AC स्क्वायर एंड आधार स्क्वायर CD स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर का मान हमने इधर निकाला है। AC स्क्वायर देखो अभी मैंने बताया था ऐसा कैसा मान आ जाएगा, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर का मान है, यहाँ पर अलग से स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2A स्क्वायर। CD स्क्वायर, CD का मान कितना है A, तो इसमें स्क्वायर लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो हो जाएगा A स्क्वायर। क्लियर है। 2A स्क्वायर और एक A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। आगे पुटअप करते हैं, AD बराबर इसका तो हो जाएगा, रूट लग जाएगा 3 का तो, और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो A आ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD का मान, जैसे पहले किया था वैसा ही करना है यहाँ पर भी। AD होता है इसका मान ये रहा है, और यदि AD बराबर हम लोग आगे देखेंगे 4R, क्योंकि AD का मान 3 गोलों के त्रिज्याओं को मिलाने से क्या हो सकता है, 4R, ये भी एक मान है। यदि AD बराबर 4R है तो AD बराबर ये भी है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, AD बराबर AD, इसका मतलब 4R किसके बराबर हो जाएगा, A√3 के बराबर, तो 4R A√3 के बराबर। A का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4R/√3। अब तो आपको पता है घन का आयतन। ठीक है, देखो भाई साहब यहाँ पर कैसे चल जाएगा, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड लास्ट स्टेप। ठीक है, समझना। इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे घन का आयतन, टोटल आयतन, कुल आयतन, A³ इसका मतलब इसका क्यूब 4R/√3 का क्यूब, 4R/√3 का क्यूब। इसको आगे पुटअप करते हैं, इसका तो हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा R³, नीचे इसका हो जाएगा जैसे वहाँ पर हुआ था ना 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3। क्लियर है, ओके। तो ये दोस्तों हमने निकाला है टोटल आयतन क्रिस्टल जालक का, और ये निकाला है क्रिस्टल जालक में जो भी उपस्थित है उन गोलों का आयतन, यानी कि 2 गोला थे तो 2 गोलों का आयतन।
ये 2 नहीं है, हालांकि उसका मान आगे निकाला था उसके हिसाब से, ठीक है। अब हम संकुलन क्षमता निकालते हैं प्रतिशत में, तो आगे हो जाएगा प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, पूरा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, क्रिस्टल जालक में गोलों का आयतन, क्रिस्टल जालक में गोलों का आयतन ये पूरा 8/3 पाई आर क्यूब, इसको लिख देते हैं 8/3 पाई आर क्यूब बटे, दूसरी चीज़ क्रिस्टल जालक का कुल आयतन ये रहा, लास्ट निकाला वो, इसको लिख लेते हैं 64 आर क्यूब बटे 3√3 इंटू कितना हो जाएगा 100। ओके, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग, बराबर 8/3, इसमें आ जाएगा पाई आर क्यूब है तो आर क्यूब, इसमें इसके पास मतलब सबसे ऊपर जाएगा ये 3√3, और 3 के पास 64 आर क्यूब जाएगा, जो कटता है उसको काट देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से 8 64 8 8 64, ओके, बाकी आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 3 से एक 3 कट जाएगा, जो बाकी बचा उसको लिख लेते हैं और फाइनल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से पाई बचा है तो मैं पाई का मान सीधा लिख देता हूँ, पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू, यहाँ से √3 बचा है बटे, नीचे तो 8 बचा है, केवल 8 बचा है इंटू 100। दोस्तों जब हम लोग इसको पुटअप करेंगे, ठीक है, इस पूरे मान को, तो यहाँ से BCC जो होता है वो प्रतिशत में इसका मान आ जाएगा 68%, 68% मान आ जाएगा। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये जो चीज़ है BCC एकक कोष्टिका, इसमें 100% आयतन था, उस 100% आयतन में जो गोले ने घेरा गया आयतन है वो कितना है 68%, तो जो बाकी बचा है वो किसका है रिक्त स्थान का आयतन, ठीक है, रिक्तिका का आयतन, वॉइड का आयतन। अब इसको हम लोग लिखेंगे आगे, BCC जो होता है इसमें अगर रिक्तिका टोटल आयतन की बात करेंगे, कुल आयतन गोलों द्वारा घेरा, एक काम करता हूँ, इसको जगह भी नहीं है ज़्यादा, आप समझ तो चुके होंगे, हम इसको 100 - 68 कर देते हैं, ठीक है। आगे 100 - 68% करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा 32%, तो 32% क्या हो जाएगा रिक्त स्थान, और 68% क्या हो जाएगा गोलों का आयतन, यह घेरा गया आयतन। बहुत आसान है, इसको समझना तो बिल्कुल आसान। पहले आपको निकालना पड़ेगा ABC को, फिर अलग से निकालना पड़ेगा ACD को, क्योंकि यहाँ पर गोला बीच में, इसलिए 2 बार निकालना पड़ेगा। इसके बाद में जो आगे प्रोसेस की थी वैसे वैसे हमने आगे भी की है। अब एक लास्ट हम निकाल लेते हैं SCC की संकुलन क्षमता, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अब हम निकालते हैं लास्ट SCC का संकुलन क्षमता। SCC तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई त्रिभुज वगैरह नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, केवल कोनों पर ही अवयवी कण पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें केवल कोनों पर ही अवयवी कण पाए जाएंगे। मतलब हम लोग इसको ये वाला चीज़ दे देते हैं, A और B मान लेते हैं, इधर एक पाया जाएगा इधर और एक पाया जाएगा इधर B। इसको अगर अलग से बनाने की कोशिश करें, ये हो जाएगा R दोस्तों, और ये भी हो जाएगा R। इसको मान लेते हैं हम लोग A, तो इसको मान लेते हैं B, ये उल्टा किया तो चलेगा, ठीक है, AB। अब इसी के बारे में हमको देखना है आगे तक, यहाँ पर कोई त्रिभुज वगैरह नहीं बनता है क्योंकि कोने पर ही हो गया केवल। दोस्तों
सबसे पहले बात आती है, जो हम लिखते हैं वही लिखेंगे, परमाणु की त्रिज्या और एकक कोशिकाओं के किनारों की या कोर की लंबाई। दोस्तों एससीसी जो होता है वो, चूंकि एससीसी संरचना एक गोले से बनती है, इसका मतलब अतः एक गोले का आयतन, जो कि मान होता है वही 4/3 πr³। सिंपल सी बात। अगली बात होगी, किसकी बात होगी अगली हमारे पास में यहाँ पर कोई त्रिभुज तो है नहीं। अब तो हम मान लेंगे यदि ए बी ठीक है बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हम क्या मान सकते हैं, तो ए बी बराबर हम लोग इसको पूरे को या तो हम मान सकते हैं ए, क्लियर है, इसको क्या मान सकते हैं पूरे को ए। और दूसरी बात, इसमें दूसरी बात हो जाएगी 2r, कितने आर होंगे 2r, r 2r। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी बराबर, एक बार 2r लिखते हैं, दूसरा ए बी बराबर ए। अब हम क्या निकालते हैं, ये घन तो है इसे, तो घन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर a³, और a³ का मान कितना है, तो एक बार इसको पुटअप करते हैं आगे, ए बी 2r भी है और ए बी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए बी, इसका मतलब a बराबर क्या हो सकता है 2r हो सकता है, 2r, ठीक है। तो a³ किसके बराबर हो जाएगा 2r के, तो यहाँ से हो जाएगा 2r³। ओके, आगे इसको पुटअप करते हैं, 2 कितनी बार हो जाएगा 3 बार, 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 और 4 हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8 और r³ हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये तो हो जाएगा घन का टोटल आयतन, और ये हो जाएगा इसमें जो भी गोले थे क्रिस्टल जालक में उनका आयतन। अब हम निकालेंगे इसका संकुलन क्षमता बराबर, क्रिस्टल जालक में गोलों का आयतन कितना है 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr³ बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, टोटल आयतन कितना है 8r³, तो 8r³, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको व्यवस्थित करते हैं और बाद में निकालते हैं, आगे इसको व्यवस्थित करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, ये दोस्तों 8r³ इसके गुणे में चला जाएगा 3 के गुणे में, और यहाँ से 100 πr³ तो पहले से है, और इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको पुटअप करते हैं हम लोग, यहाँ से कटेगा उसको काट दो, 4 से 8 कट जाएगा 4 बार, और r³ से r³ कट जाएगा, जो बाकी बचा उसको लिख लो। यहाँ से एक तो बचा है पाई, तो पाई का मान कितना होता है 3.14 बटे नीचे कौन बचा है 3 × 4 इंटू 100, क्लियर है। तो दोस्तों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा 52.4%, कितना मान आ जाएगा 52.4%। यदि हम रिक्त स्थान की बात करेंगे तो 100 में से 52 पॉइंट कटा दो, ठीक है, तो 100 में से अगर 52.4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 47.5
यहाँ से 4 तो 6, 47.6%। तो 47.6% क्या हो जाएगा? SCC का रिक्त स्थान आयतन, रिक्ति का भी लिख सकते हैं, रिक्तिका का आयतन। और ये हो जाएगा गोलों का आयतन। परंतु गोले कैसे हैं? तो घेरे गए गोले, ठीक है, घेरे हुए आयतन। आया समझ में? तो ये था बहुत सीधा सा सरल सा। SCC का तो था, ज़्यादा इसमें कोई माथापच्ची नहीं थी। इसमें आता है कितना? 52.4%, जो गोले घेरते वो। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ में टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, बट मैंने कोशिश की तीनों की तीनों एक साथ में समझा दिया है। तो आई होप को सारा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना।